नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस लाइव अंक में। संडे स्पेशल है, तो विषय भी स्पेशल है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम धारा 371 पर। धारा 370 की बातें तो बहुत होती रही हैं, कश्मीर से हटा और उसको बहुत बड़ी विक्ट्री के रूप में देखा गया। लेकिन धारा 370 की जो बहन है, वो धारा 371 है और भारत के कई राज्यों में ये लागू है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में तो है। और उनके क्या प्रोविज़न्स हैं, वो करीब-करीब वही प्रोविज़न्स हैं जो धारा 370 के थे, जो उनको स्पेशल स्टेटस भी देते हैं, एक विशेष दर्जा देते हैं, उनकी परंपराएँ, उनकी मान्यताएँ, उनके धार्मिक बिलीफ, उनके अपने कानून जैसे हैं, उनको वैसा ही रखने की इजाज़त देते हैं। और साथ में ये भी स्पेसिफिकली कहा जाता है कई स्टेट्स के मामले में कि वहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं होगा। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर के 370 में भी वही था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं होता था। यहाँ भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू नहीं होता है। थोड़ा-सा और विस्तार से बताऊँगा, इससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ आज हैं गौतम लारी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अभी प्रेस क्लब के चीफ भी हैं और पहले भी रह चुके हैं और इसके अलावा बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उनका आना हमारे लिए वास्तव में सुखद रहता है। दादा, आपने वक़्त निकाला, थोड़े टाइम के लिए नमस्कार, आए, लेकिन नमस्कार। धन्यवाद आपका। हमारे साथ गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार राजेश ठाकर जी हैं। बहुत बेहतरीन विश्लेषक हैं और बहुत सूक्ष्म पकड़ है राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक हालातों पर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर एस एन साहू जी हैं, जो भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन साहब के प्रेस सचिव भी रह चुके हैं और हायर पोज़ीशंस पे रह चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि धारा 371 भारत के बहुत सारे राज्यों में है। अ, अलग-अलग प्रोविज़न्स हैं, लेकिन मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा है और कुछ प्रोविज़न्स जो 371 के हैं, वो कुछ राज्यों के बारे में मैं बताता हूँ, वो क्या कहता है। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द फॉलोइंग मैटर्स विल नॉट अप्लाई टू सो एंड सो स्टेट्स अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड। यानी कि अगर कोई निर्णय करना है, उसके लिए कानून बनाना है, तो सिर्फ स्टेट बना सकती है। पार्लियामेंट यानी कि संसद उसके लिए कानून नहीं बना सकती है। वो कहता है कि जो इनकी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे मिज़ोस हों, नागाज़ हों और कई और हैं, उसमें जातियाँ हैं, उसके बारे में सारा है, या उनके कस्टमरी लॉज़ एंड प्रोसीजर्स हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस है, जिसमें डिसीजंस हैं उनके कस्टमरी लॉज़ के, और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। ऐसा ही एक और भी है जिसमें कि नागालैंड के बारे में भी है, मिजोरम के अलावा, जिसमें रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, जिसमें विवाह भी है, कोई मर जाए तो उसको जलाना है, दफन करना है, या बाकी जो धार्मिक उनकी प्रैक्टिस है। नागा कस्टमरी लॉज, बाकी सारी चीजें में ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। तो ये कई जगह पे हमें ये चीजें मिलेंगी और कई राज्यों के अंदर हैं। अब जब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात आती है, जिसको कि अब भारत सरकार पेश करना चाहती है इस रूप में कि जहाँ उसका मकसद दरअसल यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाना नहीं है, भारत के अंदर हिंदू-मुस्लिम के द्वंद को और बढ़ाना है, ताकि उसके बेस पे और ज़्यादा वोट बटोरे जा सकें। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहले ही कह चुकी है कि हम इस यूसीसी को नहीं मानते, क्योंकि हमारा अपना लॉज़ है, हमारे अपने कस्टमरी लॉज़ हैं, शादी के, विवाह के और बाकी चीज़ों के, हम इनको नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ईसाइयों ने यानी कि क्रिश्चियंस ने भी कहा है कि हमारे अपने मैरिज के और बाकी सारे के सारे पर्सनल लॉज़ हैं, आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे और हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और ट्राइबल्स के बारे में तो बहुत ही फेमस है कि उनके अपने सारे कानून हैं और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी उनको इस बात की धारा 371 में इजाज़त देता है कि आप अपने कस्टमरी लॉज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं और वो तब तक चेंज नहीं किए जाएँगे किसी के द्वारा भी, जब तक कि वहाँ आप अपनी असेंबली के द्वारा उसको अनुमति ना दें। संसद उसके लिए कानून नहीं बना सकती है। जहाँ 370 को बहुत बड़े-बड़े शब्दों में हटाया गया, वहीं 371 के बारे में यही अमित शाह कहते हैं, नहीं, 371 भारत से कभी नहीं हटेगा। और अब जब उत्तराखंड के अंदर स्टेट बाय स्टेट लाने की बारी होती है, जिसको कहते हैं कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, तो वहाँ पर कहा जाता है कि मुसलमानों के अंदर इद्दत और साथ में ट्रिपल तलाक और हलाला, ये प्रैक्टिसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पे तुरंत कहा जाता है कि ट्राइबल्स हैव बीन केप्ट आउट। आज के ऑल न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन्स भी यही कहती है
ट्राइबल्स विल बी केप्ट आउट। भारत में 14 करोड़ ट्राइबल्स है अप्रॉक्सिमेटली राइट नाउ 140 करोड़ में से। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ट्राइबल्स को बाहर कर देते हैं और बाकी स्टेट्स में भी ये होगा, तो फिर ये यूनिफॉर्म सिविल लॉ कैसे है? अगर आप सिखों को बाहर कर देते हैं, तो फिर ये यूनिफॉर्म लॉ कैसे है? अगर आप यहाँ से क्रिश्चियंस को अलग कर देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल लॉ कैसे है? तो मकसद एक ही है, अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है और कोई मकसद नहीं है। अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है, सिर्फ मुसलमानों को एंटागोनाइज करना है और उसके लिए लाया जा रहा है। क्योंकि अगर अभी ये लॉ आएगा और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर है, पार्ट में मंजूर है, पार्ट का मतलब सिख भी बाहर हैं, ईसाई भी बाहर हैं, ट्राइबल भी बाहर हैं, तो फिर क्या किसके लिए लेके आ रहे हो आप? ये मुद्दा है आज का। हमारे साथ मैंने अपने मेहमानों का परिचय दे दिया है। सबसे पहले मैं गौतम दा आपको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि आप थोड़े लिमिटेड पीरियड के लिए हमारे साथ में हैं, तो मैं पूरी परिचर्चा पे सीएए की ज़बरदस्ती एक तरह से कहा कि हम लागू करेंगे और वो शांतनु ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे तो पहली बार पता लगा और वो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं। मैंने कहा पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री के मुद्दे क्यों उठा रहा है भाई? उसने कभी ये तो कहा नहीं कि लाल सागर में हमारे जहाज़ों पे हमला हो रहा है, वहाँ तो कभी स्टेटमेंट आया नहीं उसका। जिस पे स्टेटमेंट आना चाहिए था, तो वहाँ तो स्टेटमेंट आता नहीं है। और फिर मैंने सोचा कई बार जिस दिन ये खबर आई थी, मैंने कहा लगता है अमित शाह ने शायद रिज़ाइन कर दिया होगा और ये भारत के नए गृह मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि सीएए लागू होगा। फिर मैंने देखा नहीं तो ये पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर ही हैं, इनका तो कुछ बदला भी नहीं हुआ है। तो दादा सीएए हो या अभी यूसीसी उत्तराखंड में अभी लागू होने जा रहा है और फिर आदिवासियों को बाहर रखा जा रहा है और बाकी तो मैंने बताया सब बाहर हैं, ये सिख भी बाहर हैं, ईसाई भी बाहर हैं। तो फिर किस किस्म का यूसीसी है? फिर मकसद वही रह गया ना, अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है, दैट्स ऑल। गौतम दा। हाँ, बिल्कुल धन्यवाद दिनेश जी। बात ये है कि सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, वो जो शांतनु ठाकुर का नाम आपने जो बताया, वो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री का एमओएस है। एक्चुअली वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जीत के आते हैं वो मथुरा डोमिनेटेड है। ये मथुरा कम्युनिटी को इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सीए लागू करेंगे। सीए का कानून कितना जल्दी पास हुआ था आप सबको पता है। एक दिन में पास हुआ था, एक दिन में ही राष्ट्रपति का साक्षात भी मिला, लेकिन उसका रूल्स अभी तक संसद में नहीं पेश हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि पेश होने का संभावना है, लेकिन उसका बयान फिर भी बदल चुके हैं, क्योंकि उसका कारण है बीजेपी का रुख शायद दूसरे इशू में उसको ध्यान हटा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, जो आपने यूसीसी का मुद्दा उठाया, ये कितना संभव है लागू होना है तो बात की बात है, लेकिन आपने सही मुद्दा उठाया कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, ध्रुवीकरण, समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए, क्योंकि ये सरकार जो आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं उसको कहा जाता है बहुसंख्यकवाद। ये बहुसंख्यक जन को तुष्टीकरण में ये एक पॉलिसी बता दे। जो माइनॉरिटीज के लिए कुछ कार्यक्रम होता है, कोई सरकार करते हैं जिनके वो तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन 80% जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके लिए कुछ करेंगे तो वो तुष्टीकरण नहीं होता है, लेकिन वही तुष्टीकरण से इनको वोट मिलता है। मैं और एक अहम मुद्दे, ये उत्तराखंड में जो हो रहा है, जो अभी शायद कल कैबिनेट में इसका डेफर किया है डिस्कशन, शायद नेक्स्ट 6 तारीख को कैबिनेट होगा सुबह, उस दिन शायद इसका पास हो सकता है, नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है कि दूसरा कोई मुद्दा भी आ चुका है, लेकिन ये टेस्ट केस है। एक स्टेट में ये लागू करके दिखाने के लिए असल उद्देश्य ये है कि भविष्य में देश में कैसे किया जाए, इसका एक परीक्षा हो रहा है। उत्तराखंड एक लैबोरेटरी है। उत्तराखंड कभी हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी माइनॉरिटी से कभी उलझा नहीं है। ज्यादातर पे देवभूमि कहा जाता है, सब लोग यहाँ पे शांति में रहते हैं। माइनॉरिटी का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ऐसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे एक टेस्ट केस उसी हिंदू को संतुष्ट करने के लिए शायद ये एक कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, शायद बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, मुझे लगा इस बार जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, जो इंटरिम बजट में पैराग्राफ 76 बहुत लोगों ने मिस किया है, बहुत बड़े अखबार भी मिस किया है। वो है पॉलिसी स्टेटमेंट है। एक बजट के अंदर एक पॉलिसी स्टेटमेंट है कि ये सरकार जीत आने के बाद इन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी का काम होगा देश का पॉपुलेशन कंट्रोल करना और डेमोग्राफिक चेंजेस को रोकना। इतना किस आधार पे ये बोल रहा है, इसको ही नहीं कर रहा है। जो सरकार
आप सेंसस करने में डरते हैं। जो सरकार आज तक सेंसस नहीं किया 2011 के बाद, वो किस आधार पर बोल रहा है कि जनसंख्या को बढ़ रहा है या डेमोग्राफी चेंजेस हो रहा है? तो लक्ष्य यही है। उनको मैंने देखा कि एक बड़े अखबार फाइनली एक सवाल किया था, उसी पे पत्रकार वार्ता को भी मैंने देखा, उसी में कुछ 2 पत्रकार सवाल किया था। उन्होंने निर्मला सीतारमण ने जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि हम इसके बाद जो कमेटी रिकमेंड करेंगे टर्म्स एंड रेफरेंस, उसके बाद हम बोल पाएँगे। दूसरा पत्रकार जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि आपने इतना सवाल कर रहा है, मैं क्या सवाल किया मैं भूल गया हूँ। जवाब नहीं दिया, जवाब टाल दिया। ये डेंजरस सीड उन्होंने जो बीज बोलते हैं उसको वपन किया बजट के अंदर, जो अगला उनका लक्ष्य है। सबसे पहली बात है 19 से 21 साल तक देश का हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एक सर्वे किया है। हम्म। वो सर्वे में है देश का जो कहा जाता है टीएफआर रेशियो, अर्थात जो प्रजनन जो एक महिला का कितना संतान होता है, इसके ऊपर जो सर्वे किया है, उस सर्वे में दिखा गया कि भारत का नेशनल एवरेज 2 है। हिंदी हार्टलैंड में बड़ा है, लेकिन बाकी जगह पे कम हो रहा है। और मुस्लिम का जो ये खुद था, इधर आ जो जाएंगे। 3 में अभी आया है, लेकिन वो भी धीरे-धीरे अगर अगर ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो भी हिंदू का बराबर हो जाएगा। कुल मिला के देश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ हो रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किस आधार से, किस रफ्तार से बढ़ रहा है और डेमोग्राफिक चेंजेस का बात जो लाया है, इसका कारण ये है जो यूसीसी का जो एक लक्ष्य है उत्तराखंड पे, उसमें यह एक अहम मुद्दा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल। ये पॉपुलेशन कंट्रोल नाम का एक झूठा अफ़वाह मेरे को लग रहा है, जिसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। कोई आधार पे बोल सकता है तो हम मान लेंगे कि हाँ, ऐसे हो रहा है। अब एक कहा जाता है कि चीन की आबादी के साथ भारत का आबादी समान हो गया। समान हो रहा है, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे स्टेबल हो रहा है। स्टेबल होते-होते जो आंकड़ा अभी आ रहा है, सरकारी आंकड़ा, उससे लगता है कि अगला 2047 जिसको विकसित भारत बोल रहा है, उसमें पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा, शायद चीन से भी कम हो सकता है। तो ये झूठी अफ़वाह सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए कि पॉपुलेशन सिर्फ़ मुस्लिम को ही बढ़ रहा है और डेमोग्राफिक चेंजेस जो डेंजरस बात कही है, क्योंकि बीजेपी का कहना असम में आपको पता है कि एक बार हेमंत विश्व शर्मा ने कहा था कि हम मुस्लिम को डिफ्रेंचाइज़ करेंगे। वो कर नहीं पाया, लेकिन उसका दिमाग में ये है। दूसरी बात है कि जो बंगाल में सारी जो सीमांतवर्ती इलाका है, इसमें बीजेपी का कहना है कि इस एरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है। असम का भी यही है, इसलिए वो नया ढंग से एनआरसी करने का डिमांड भी किया था। उसको माना नहीं था, क्योंकि वो जो सर्वे हुआ था, सर्वे में आया था कि ये गलत बात है, मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से ऊपर नहीं हुआ है। फिर भी वो करने का कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के जो डेंजर्स, मैं लास्ट एक पॉइंट और उठाऊँगा कि मेरे ख्याल में कोई स्टेट का हक नहीं है यूसीसी लागू करने का। भारत का जितना प्राइवेट लॉ जो आपका पर्सनल लॉज़ है, वो इज़ गाइडेड बाय सेंट्रल लॉ। आपको हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू डाइवोर्स एक्ट जो है, सारे सेंट्रल लॉ है। तो सेंट्रल लॉ के ऊपर कोई स्टेट अपना कानून करेगा, ये तो स्टेट तो ये तो इसको तो बढ़ावा दे रहा है सेसेशनिज़्म में। ये तो देश में अलगाववादी बढ़ेगा। अगर इसके बाद बंगाल बोलेंगे हम अपना कानून बनाएँगे, तो क्या होगा? ये कोई सही है? भारत का जो यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल लॉ जो जो कुछ इश्यू में रखा है। ये भी जब संविधान बना था, संविधान में अब ये एसेंस हाउस संविधान में बहुत अच्छे पंडित हैं, मैं मानता हूँ, उसको पता होगा कि सारे जो ये जो कानून सब जानबूझ के स्टेट के ऊपर छोड़ा नहीं था और पता था कि स्टेट एक दिन दूसरा कुछ कर सकते हैं, अलगाववादी कुछ कर सकते हैं, इसलिए सेंट्रल लॉ क्या बेकार का बात बोल रहा है, बाकी सबका बात छोड़ दिए, सिख ईसाई, ट्राइबल छोड़ दीजिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्सेशन रेजिम क्या होगा? उसके तो टैक्स का छूट मिलता है। तो क्या उसमें अभी तो करेंगे, लागू करेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स नहीं बढ़ेगा? हिंदू के लिए नुकसान है यूसीसी, ये हिंदू को समझना चाहिए। हिंदू जो अनडिवाइडेड फैमिली को जो टैक्स रिबेट मिलता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट अलग से कैसे करेंगे? राज्यपाल कैसे अनुमति देंगे? ये तो प्रेसिडेंट से इजाजत लेना पड़ेगा। तो ये एक विचित्र स्थिति है, ये लागू नहीं करना है, इसके ऊपर से बहस करके देश में ध्रुवीकरण करना है। यही बात है दिनेश जी।
बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट रखे आपने। मुझे लगता है कि कई पॉइंट जो हैं अभी तक किसी चर्चा में आए नहीं थे, जो आज दादा आप